ये यहाँ पर सेमिनार है, किस तरह का सेमिनार है, इसमें क्या सामने आया है? ये एक मिड टर्म CME कहते हैं इसे हम लोग। ये ऑनगोइंग टीचिंग अपग्रेडेशन ऑफ द नॉलेज, और जो यंग बडिंग न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो इस फील्ड में नए हैं या कुछ आगे करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये एक सेशन हमने ऑर्गेनाइज़ किया है ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ न्यूरो रेडियोलॉजी। ये सोसाइटी 1997 में बनी थी और उसके बाद 1998 से इन्होंने एनुअल कॉन्फ्रेंसेस शुरू करी हैं। उसके बाद बीच में साल में 2 या 3 मीटिंग, उनको मिड टर्म CME कहा जाता है, जो होती है वो इस प्रकार की एक यहाँ पे भी हो रही है। इसका फ़ायदा है कि जो रीजनल डॉक्टर्स हैं जो स्पेशलिटी में काम कर रहे हैं, उनको सीनियर्स लोगों के साथ इंटरेक्शन का मौका मिलता है, उनके लेक्चर सुनने का मौका मिलता है। इससे उनका ज्ञान में काफ़ी इजाफा होता है और उसमें पेशेंट केयर में अल्टीमेट हेल्प होती है। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होते हैं जिससे डायग्नोसिस करना या ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है, तो उसके लिए ये मिड टर्म CME की जाती है। एक मेन कॉन्फ्रेंस होती है जिसको हम एनुअल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जो मेजर सिटीज़ भी होती है, बट जो टायर 2 सिटीज़ है, टायर 3 सिटीज़ है, जहाँ पे इस तरह की सुविधा नहीं है या अभी बन रही है, उनको किस तरह से हेल्प किया जाए ट्रेनिंग दिलाने में, उस तरह के लिए हम लोग CME कराते हैं। तो इस बार अभी शिमला में हुई है, IGMC में हुई है, और फिर मैडम ने और डॉक्टर सुरेश ठाकुर ने काफ़ी इसमें योगदान दिया है इसको सफल बनाने में। तो जो रीजनल लोग हैं, पर्टिकुलरली इस रीजन के जो काफ़ी पेरीफेरी में है, जिनका ट्रैवल इतना आसान नहीं होता, उनको आने में बड़ा सुविधा होती है इस एरिया में करने से। तो ये एक मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पे मिड टर्म CME किया जाए, और इसमें ये काफ़ी सफल हुए हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी गैदरिंग है इसमें, काफ़ी अच्छे स्पीकर्स इन्होंने इकट्ठे करे हैं, और इससे काफ़ी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है। और हम चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में भी इस तरह की CMEs हम कराते रहें और टाइम टू टाइम हम इनका योगदान लेते रहें। क्या इस तरह का सामने आया है कि हिमाचल में जैसे ब्रेन है या नसों की किस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ रही है और किस में हो रही है? बीमारी तो हर सोसाइटी में है, इसमें नॉर्थ है, साउथ है, ऐसा कुछ है नहीं, बट उसको डिटेक्ट करने की जो सुविधा अभी आने लग गई है, जैसे CT स्कैन्स है, MRI है, वैस्कुलर पैथोलॉजी में डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी कहते हैं, जिसमें अचानक से सर में बहुत जोर के दर्द होता है और कोई ब्लड वेसल अगर रप्चर होती है, उसमें एनेरिज्म होता है, तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले CT स्कैन है, CT एंजियोग्राफी है। उसके बाद एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, तो उससे वो डायग्नोसिस करने में आसानी होती है। बट इसके अलावा, डायग्नोसिस के अलावा न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट अब उसमें ट्रीटमेंट भी करने लगे हैं। जैसे एनेरिज्म को कॉइल कर दिया, एनेरिज्म में फ्लो डायवर्टर डाल दिया, कोई पेशेंट को स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक में ब्रेन में अगर मसल में क्लॉट बन गया तो उस क्लॉट को हम बाहर निकाल सकते हैं, जिसको हम थ्रोम्बेक्टोमी कहते हैं। तो स्ट्रोक हो गया, वास्कुलर माल्फॉर्मेशंस हो गया या एनेरिज्म्स हो गया, तो इसमें अब थेरापेटिक पार्ट न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट का काफ़ी सामने आने लग गया और ये फील्ड अब काफ़ी अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश हुई है। अब इसमें ट्रेनिंग कोर्स भी हमने बनाया, जैसे 3 साल का पोस्ट MD। ये 2 दिन का सेमिनार था। इसमें जो दिमाग और दिमाग की नसों के रिलेटेड जो बीमारियां हैं और उनको कैसे उनका उपचार किया जा सकता है रेडियोलॉजिकल उसके बारे में चर्चा हुई है। तो ये इसमें हमारी काफ़ी गैदरिंग थी। ये बेसिकली यहाँ के जो हमारे हिमाचल के डॉक्टर्स हैं उनको उसके बारे में ताकि उनको आइडिया लगे कि कैसा है, क्या होता है और कैसे उसकी ट्रीटमेंट की जाए, उसके लिए था। तो इसमें हमारे पास एक्सपर्ट्स आए थे PGI चंडीगढ़ से, एम्स न्यू दिल्ली से जिसे अभी सर ने बताया, निमहांस बेंगलोर से, SGPGI लखनऊ से, यहाँ से एक्सपर्ट्स आए थे और इन्होंने काफ़ी अच्छा इसके ऊपर डिस्कशंस हुई हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास सुविधाएं तो सारी हैं अपने पास, CT भी है, MR भी है और DSA की भी मशीन है। तो मतलब इन सारी मशीनों को हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकें उसके बारे में उन्होंने बताया। डायग्नोसिस तो हम करते ही हैं, पहले भी करते थे, जैसे बीमारियाँ ब्रेन की बीमारियाँ, तो नसों की जो खून की नसों फटना या उनकी ब्लॉकेड होना, उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो हमारे पास अब नई मशीन लगी है DSA मशीन, उसके थ्रू हम वो कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके बारे में भी बहुत डिस्कशन हुई है। मतलब ब्रेन हेमरेज या ब्रेन ट्यूमर का इस तरह का भी इलाज यहाँ संभव है? ब्रेन हेमरेज का हाँ, ब्रेन ट्यूमर्स का तो मतलब इलाज क्या, बेसिकली तो सर्जरी है। बाकी जो हमारी तरफ से हो सकता है वो नसों में जाकर उनका मतलब उनका जो ब्लड सप्लाई है उसको अगर ब्लॉक करना है, अगर फट गई नसें तो उसको ब्लॉक करना, वो हम कर सकते हैं।
मैंने एंजियोग्राफी होती है कितने परसेंट यहाँ रेडियोलॉजी? एंजियोग्राफी होती है, बिल्कुल होती है। सीटी एंजियोग्राफी भी होती है और डीएसए में भी होती है। काफ़ी पेशेंट्स आ जाते हैं हमारे पास। सीटी एंजियो की तो मेरे को लगता है दिन में एवरेज 2 पेशेंट तो आ ही जाते हैं पर डे। मगर एमआरआई है ये कितना पर डे कितना होता है, और इसमें आजकल मरीजों को काफ़ी लंबी टाइम मिलता है, क्या कारण है कि लंबा समय? हमारा डेली एवरेज 25 से 27 पेशेंट्स होता है। इतने ही हो सकते हैं क्योंकि हम सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक चलाते हैं। 12 घंटे मशीन चलती है हमारी। तो अभी हमारी जो मशीन है ये बहुत पुरानी है, 17 साल पुरानी मशीन है, तो इसकी स्पीड भी थोड़ी कम है, इसलिए मैक्सिमम हम इतने ही पेशेंट्स निकाल पाते हैं, तो इसलिए लंबी डेटें मिल रही है ना। अगर नई मशीन आ जाती है तो उसकी स्पीड भी बढ़िया हो जाएगी, ज़्यादा केसेस निकाल पाएंगे हम। क्या नई खोज हुई है? हाँ, जैसा कि मैडम ने बताया, डॉक्टर शैलेश ने बताया, ये मैं इस CME का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहा और इसमें देश के विभिन्न कोनों से बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स आए हैं न्यूरो रेडियोलॉजी के, न्यूरो इंटरवेंशंस के, जिन्होंने की बीमारियों का जो डायग्नोसिस होता है और उनका जो निदान जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सारे हिंदुस्तान में किया जा रहा है, उसके बारे में हमारे जितने भी हिमाचल के डॉक्टर्स थे जो न्यूरो से रिलेटेड है या इवन जनरल रेडियोलॉजी वाले डॉक्टर्स, उनको इस बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी प्राप्त हुई है। और इससे हो सकता है कि जैसे हमारे अब कई जगह मेडिकल कॉलेजेस में CT स्कैन की मशीनें लग चुकी हैं, नए जितने भी 6 मेडिकल कॉलेज हैं, तो उसमें भी